नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू। सिंपल शब्दों में अर्थात सरल शब्दों में विराम चिन्ह को बताया जाए तो इसका अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है ठहराव। अगर इसे परिभाषित करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी अपने भाव और विचार को वाक्य में स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम वाह के बाद इस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह लिखने के बाद हम इस साइन का प्रयोग करते हैं और ये साइन बताता है कि हम अपने भाव को बता रहे हैं कि ये कितना सुंदर है। हमने विराम चिन्ह पढ़ लिया। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे राम आम खाता है, ये विराम चिन्ह लगा क्योंकि वाक्य खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो ये साइन है इसे है के तरह प्रयोग किया जाता है। इस साइन का है के बाद जो लगाया जाता है इसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये शब्द के अंत या वाक्य के अंत में लगता है। आइए अब हम इसके कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार: पहला पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा योजक चिन्ह और पांचवा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सभी के चिन्ह भी बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अर्धविराम का, अल्प विराम का, योजक चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह के, सभी के मैंने बना रखे हैं चिन्ह। सबसे पहला पूर्ण विराम, यह वाक्य के अंत में लगता है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ये विराम चिन्ह है, तो ये वाक्य के अंत में लगा, तो ये अल्प विराम हुआ। यह वाक्य के अंत में लगता है। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं कि अंत में ये साइन लगता है। या फिर वह नाचता है, ये वाक्य खत्म हो गया, इस वाक्य के अंत में मैंने इसे लगा दिया। तो ये जो विराम चिन्ह हुआ इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। अब कुछ वाक्य जो कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से समाप्त होते हैं उनमें भी लगता है। जैसे संध्या का समय, यहाँ पे हम विशेषण, जैसे किस समय, तो संध्या का समय। आकाश की लाली, ये भी विशेषण है हमारा। सुनसान पथ, सुनसान पथ, कैसा पथ है, तो सुनसान है। ये सब कुछ वाक्य है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पे खत्म। उसका जाना, देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं उसका, यानी कि सर्वनाम, तो उसका जाना। ऐसे शब्दों के अंत में भी विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। दूसरा है अर्ध विराम। देख सकते हैं, यदि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से दिख रहा हो तो वहाँ पे इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि कभी कभी दो वाक्य होते हैं जिनका आपस में संबंध होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कल रविवार है, आराम से खेलेंगे। कल रविवार है, ये एक वाक्य हुआ। आराम से खेलेंगे, ये भी एक वाक्य हुआ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का संबंध आपस में है। जैसे कल रविवार है तो हम आराम से खेलेंगे, जब इसे हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या इसे समझ में आ रहा है, कल रविवार है, आराम से खेलेंगे। क्या, यानी कि पहला वाक्य का संबंध दूसरे से है कि बच्चा कह रहा है कि कल रविवार है तो हम आराम से खेलेंगे। तो आप दोनों चिन्ह समझ गए। अब हम चलते हैं अल्प विराम। अब हम अल्प विराम के बारे में पढ़ते हैं। अल्प विराम, यहाँ आप इसके चिन्ह को देख सकते हैं। अल्प विराम, इसका प्रयोग थोड़ी देर के लिए रुकना एवं ठहरने के लिए किया जाता है। जैसे राम मोहन सुरेश, जैसे राम मोहन सुरेश खेलने गए, मान लीजिए। तो अगर कोई बोलेगा राम मोहन सुरेश खेलने गए, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि राम मोहन सुरेश है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें, हम लगातार किसी का नाम बोलेंगे तो किसी को समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम कहें राम मोहन सुरेश खेलने गए, तो देखेंगे कि जब राम बोल रहे हैं, राम और मोहन के बीच में थोड़ी देर ठहराव है, वैसे ही मोहन और सुरेश के लिए थोड़ी देर ठहराव है। तो ऐसे थोड़ी देर ठहराव के लिए हम वाक्यों में अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, आइए उन नियमों को जान लेते हैं। दो या दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में, दो या दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय और आए वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दो वाक्यों के बीच या फिर दो समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय और, यहाँ पे देख सकते हैं और आए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे
कुछ पद हैं और कुछ वाक्य देख लेते हैं। पद में जैसे राम मोहन और सुरेश और श्याम घर गए, तो यहाँ और है, तो देखिए कि और दो शब्दों के बीच में ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे शब्द हैं तो पहले 3 में हमने अल्प विराम लगाया और तीसरे और चौथे के बीच में और लगाया। तो देख सकते हैं राम मोहन सुरेश और श्याम घर गए। हम ऐसे नहीं लिख सकते राम और मोहन और श्याम और सुरेश घर गए, हमने पहले 3 में अल्प विराम का प्रयोग किया और चौथे में और का प्रयोग किया। वाक्य में देखें तो मैं जो बोलता हूँ कान खड़ कर सुन लो। मैं जो बोलता हूँ, दो शब्द हैं, दो समान शब्द है, क्योंकि दो समान वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आदमी कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन लो। तो दो समान वाक्य हैं, उसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो 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 वह क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे 2 बार सुनो सुनो आया तो एक शब्द को 2 या 3 बार दोहराया जाए, उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो वह क्या कह रहा है, सुनो सुनो के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग हुआ, सुनो सुनो वह क्या कह रहा है। वैसे ही यदि वाक्यों के बीच में, तीसरा नियम है, यदि वाक्यों के बीच में इसलिए, किंतु, परंतु, पर, इसी से, अंत, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि आए तो इससे पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। यहाँ पे देख लें, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये कुछ शब्द हैं, ठीक है, माफ करिएगा। यहाँ कुछ नियम है जिसको मैं दिखाती, यहाँ ये अगर ये किसी वाक्य में आ रहे हैं तो इसके पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे वह बीमार था इसलिए, यहाँ पे बोला था ना कि इस वाक्यों के बीच में अगर ये सब आएंगे तो इनसे पहले अल्प विराम लगेगा। तो इसलिए वह बीमार था तो इसलिए के पहले अल्प विराम लगेगा, किंतु के पहले अल्प विराम लगेगा। महाराज किंतु, एक बार सोच लीजिए, राम गया परंतु वह खत्म हो गया, जैसे कोई गया परंतु वह खत्म, मतलब मर गया या फिर कुछ ऐसा, तो परंतु से पहले लगा, पर से पहले लगा, अर्थात इन शब्दों के से जब भी वाक्य के बीच में ये सारे शब्द आएंगे तो अल्प विराम इनसे पहले लगेगा। यहाँ देखिए अगला नियम, किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। किसी व्यक्ति को जैसे हम संबोधित, जैसे सुरेश कल मत आना, तो हमने किसी व्यक्ति सुरेश को संबोधित किया, तो किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में वह, तो या अब दिखाई दे, इसलिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नियम, यदि वाक्य में वह, तो या अब आदि लुप्त हो जाए वहाँ पे भी अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। जैसे वह कल आएगा कह नहीं सकते, अब यहाँ देखिए वह कल आएगा, यहाँ पे है ना, वह कल आएगा तो कह नहीं सकते, अब इसके बीच में कुछ लुप्त है। जैसे वह कल आएगा यह कह नहीं सकते, अगर इसको अच्छे से हम बनाना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया था, वह हो, यह हो, तो, या तो हो, या हो, अब हो, अगर ये सब लुप्त हो रहा है तो उसके जगह पे इस चिन्ह का, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग है। जैसे वो कब आएगा कह नहीं सकते, अब वो कब आएगा कह नहीं सकते, तो यहाँ पे एक, जहाँ पे इन शब्दों के बीच में कुछ लुप्त है, वो लुप्त यह है। जैसे वो कब आएगा यह कह नहीं सकते, तो यहाँ पे यह लुप्त है। कहना था सो कह दिया तुम जानो, अब इसमें कुछ लुप्त है। कहना हो था सो कह दिया अब तुम जानो, यहाँ पे अब लुप्त है तो यहाँ मैंने लिख दिया अब। तो इन दोनों के बीच में, तो अब के जगह पे अल्प विराम, यह के जगह, तो जब ये सारे शब्द होंगे तो उनके, जब ये सारे शब्द लुप्त होंगे तो उनके जगह अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगला नियम, अल्प विराम के सारे नियम खत्म हो चुके, अब योजक चिन्ह पढ़ते हैं। इसका प्रयोग उच्चारण के स्पष्टता के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग उच्चारण के स्पष्टता के लिए किया जा सकता है। जैसे राम सीता, सुबह शाम, इन दोनों के बीच में स्पष्ट शब्द का प्रयोग उच्चारण करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके कुछ नियम हैं। यह वो शब्दों को जोड़कर एक समस्त पद बनाता है, किंतु दोनों का स्वतंत्र रूप होता है। जैसे योजक चिन्ह दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाता है, लेकिन उनके अलग अलग अपने अपने स्वतंत्र रूप होते हैं। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा, हम दही बड़ा कहते हैं, तो यहाँ पे दही एक स्वतंत्र रूप है, बड़ा एक स्वतंत्र रूप है, लेकिन योजक चिन्ह इनको मिला के एक पद बना रहा है। राम सीता, ये दोनों अलग अलग पद हैं, परंतु योजक चिन्ह इन दोनों अलग अलग पद को मिलाकर एक पद बनाता है, लेकिन इनके अलग अलग स्वतंत्र रूप होते हैं। जैसे अब दूसरा नियम,
योजक चिन्ह का दूसरा नियम, दो विपरीत अर्थ आने वाले शब्दों के बीच भी प्रयोग होता है। जैसे विपरीतार्थक शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे ऊपर नीचे, रात दिन, ये सब विपरीतार्थक शब्द हैं, परंतु इनके बीच में भी इसका प्रयोग होता है। अगला योजक चिन्ह का नियम, सहचर शब्दों के बीच भी इसका प्रयोग होता है। सहचर शब्द का अर्थ होता है साथ साथ। जैसे कि हाट बाजार, हाट का भी और बाजार का दोनों का मतलब एक ही होता है, बाजार। कपड़ा लत्ता, कपड़ा गांव में कपड़ा लत्ता कहते हैं, यानी कपड़ा और लत्ता ये दोनों का मतलब ही कपड़ा होता है, यानी साथ साथ। हिसाब किताब, इन सभी का अर्थ मतलब साथ साथ वाले शब्दों में भी योजक चिन्ह मतलब उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो वहां भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं अंधा बहरा, दोनों विशेषण है, लेकिन अंधा बहरा यहाँ हम संज्ञा के तौर पे प्रयोग करते हैं। अंधा बहरा कहीं का, किसी को अगर हम कुछ बोलते हैं, जैसे संज्ञा के प्रयोग में इसका हम प्रयोग करते हैं, दो विशेषणों को संज्ञा के तौर पे प्रयोग करते हैं। जहाँ एक शब्द सार्थक और दूसरा ऋणार्थक हो, इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अनाप शनाप, पानी वानी। पानी तो समझ में आता है, अनाप शनाप क्या होता है? अनाप शनाप का मतलब कुछ भी बोल देना, पानी वानी। ऐसे प्रयोग जैसे दाल वाल, ऐसे चीज़ जो कि एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, इनमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक संज्ञा को दो बार लिखा जाए, वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा दो बार, घर घर, चप्पा चप्पा, छाता छाता, दिल्ली दिल्ली, ऐसे अनेक शब्द जो जिनमें संज्ञा दो बार प्रयोग हुआ, उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। संख्यावाचक, जो निश्चित संख्यावाचक है के जो पद पर जब तक एक साथ हो तब तक इनके बीच योजक लगेगा। जैसे 10 12, 6 5, 9 6, ये सब हमारे संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन जब दो पद जब तक ये दोनों एक साथ हैं, तब तक इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे दो संख्यावाचक विशेषण है 10 12, ये जब तक साथ रखेंगे, जैसे 10 12 जब तक साथ बोले जाएंगे, इनका प्रयोग योजक चिन्ह में मतलब इनके बीच योजक चिन्ह लगेगा। अंतिम हमारा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने, जहाँ स्थिति निश्चित न हो एवं व्यंग करने के भी रूप में होता है। हमने अभी तक बचपन से पढ़ा है कि प्रश्नवाचक का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। अब आगे की पढ़ाई में हमें यहाँ दिख रहा है कि जहाँ स्थिति निश्चित न हो या व्यंग हो रहा हो, वहाँ भी प्रश्नवाचक का होगा। चलिए अब प्रश्न से समझते हैं। तो तुम कौन हो, यह एक प्रश्न है। इसके अंतिम में आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग हुआ। अब आते हैं जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, आप शायद कल आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थिति निश्चित नहीं है कि आप शायद कल आएंगे, ये नहीं है कि आप कल आएंगे, यहाँ पे निश्चित स्थिति नहीं है, तो आप शायद कल आएंगे में प्रयोग होगा। व्यंग में, आज आप अजीब लग रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे है ना, ये व्यंग हुआ ना कि आज आप अजीब लग रहे हैं, तो व्यंग में स्थिति निश्चित न होने और प्रश्न पूछने में भी प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। तो आप मुझे आशा है कि आपको मैंने जो व्याकरण पढ़ाया उसमें समझ में आएगा। समझ आया तो इसके लिए आपका आभार। नहीं समझ में आया तो हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।